एक समय एक बहुत चतुर राजा रहा करता था। वो हर उस व्यक्ति को हिकारत से देखता था जो उसकी नज़र में मंदबुद्धि था। वो इस हकीकत पर भी बहुत गर्व करता था कि उसके राज्य में कोई भी व्यक्ति मूर्ख नहीं था। राजधानी से काफ़ी दूर एक वृद्ध शिक्षक रहता था। उसने बहुत पहले एक युवा राजकुमार को पढ़ाया था जो कभी एक मधुर स्वभाव वाला लड़का हुआ करता था, परंतु जो बाद में एक घमंडी और कड़वा बोलने वाला राजा बन गया था। कई लोगों ने उसे राजा के घमंडी स्वभाव के बारे में बताया था, इसलिए शिक्षक ने अपने पुराने शिष्य को एक ऐसा सबक सिखाने का फैसला किया जिसे वो कभी भूल न सके। उसने अपने सबसे अच्छे और सबसे चतुर विद्यार्थियों हरीश, महेश और उमेश को बुलाया और उनसे बोला, हमें उस घमंडी राजा को 1 या 2 पायदान नीचे लाना होगा। मैं चाहता हूँ कि तुम तीनों उसे ऐसा सबक सिखाओ कि उसे समझ आ जाए कि इतना घमंडी होना उसकी मूर्खता है। वे तीनों विद्यार्थी राजधानी की ओर चल पड़े। हरीश शहर के बाजार जा पहुंचा। वहां उसे एक आदमी मिला जो पान बेच रहा था। पान के इन पत्तों का दाम क्या है? उसने पूछा। 200 पत्तों के 10 रुपए। दुकानदार ने जवाब दिया। ये रहे 10 रुपए, मुझे केवल 25 पत्ते दे दो। मेरा नौकर आकर बाकी के 175 पत्ते ले जाएगा। पान वाला राजी हो गया और उसने हरीश को 25 पत्ते दे दिए। अब हरीश टहलते टहलते एक और दुकान में घुस गया जहां सुंदर सुंदर शॉल बेचे जा रहे थे। यह शॉल कितने की है? उसने दुकान में रखी सर्वोत्तम शॉल की ओर इशारा करते हुए पूछा। 200 रुपये, दुकानदार ने जवाब दिया। ये रहे 25 रुपये, बाकी के 175 रुपये आप उस पान की दुकान से ले सकते हैं। दुकानदार को एक पर्ची पकड़ाते हुए हरीश ने कहा। उस पर्ची में लिखा था, कृपया यह पर्ची लाने वाले व्यक्ति को बाकी के 175 दे दीजिए। पर्ची की सच्चाई का पता लगाने के लिए शॉल की दुकान के मालिक ने अपने नौकर को पर्ची के साथ पान की दुकान पर भेज दिया। पान वाले ने पर्ची पढ़ने के बाद कहा, हाँ यह सच है, मुझे उन्हें 175 और देने हैं। आधे घंटे बाद आ जाना, तब तक मैं उन्हें गिनकर तैयार रखूंगा। नौकर वापस आकर अपने मालिक के कान में फुसफुसाया, इनकी बात सच है, पानवाला उन्हें बाकी के 175 दे देगा। हरीश शॉल लेकर चला गया। आधे घंटे बाद जब वो नौकर रुपए लेने गया तो उसने देखा कि पानवाला पान के पत्ते गिन रहा था। 173, 174, 175, ये लो बाकी के 175 पत्ते। नौकर ने रुपयों की जगह पान के पत्तों का बंडल देखा तो वो चकित रह गया। वो अपने मालिक को बुला लाया और दोनों दुकानदार आपस में झगड़ने लगे। धीरे धीरे दोनों को समझ आया कि किसी ने उन्हें मूर्ख बना दिया है। शिकायत करने के लिए वे राजदरबार की ओर दौड़े। राजा को यह सुनकर आश्चर्य हुआ कि कैसे एक अजनबी ने उसके राज्य के होशियार दुकानदारों को ठग लिया था। उसने उस ठग का पता लगाने का निश्चय किया। अगले दिन महेश ने शाही बढ़ई की दुकान में प्रवेश किया। वो दोपहर और शाम के बीच का समय था। बढ़ई दुकान में भीतर कुछ अजीब से दिखने वाले औजारों की मरम्मत कर रहा था। महेश संभ्रांत वेशभूषा में था, इसलिए बढ़ई ने सोचा कि वो अमीर होगा। उसने बड़े उत्साह से लकड़ी से बनी अपनी विभिन्न कृतियों को दिखाना शुरू कर दिया। उसने लकड़ी से बना एक बड़ा सा ताला उठाया और बोला, इसे देख रहे हैं? क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि इससे आप एक आदमी पर भी ताला जड़ सकते हैं? बस किसी तरह उस आदमी की गर्दन को खंबे और ताले के बीच ले आइए और चाबी घुमा दीजिए। वो आदमी कैद हो जाएगा। महेश ने शंका प्रकट करने का नाटक किया, आप भी क्या बात करते हैं? इतना साधारण सा लकड़ी का ताला कैसे यह काम कर सकता है? मैं आपकी बात पर भरोसा नहीं करता। बढ़ई बहुत उत्तेजित हो गया, मगर यह सच है श्रीमान। आखिर मैं राजा साहब का बढ़ई हूँ। मैं राज्य के लिए कई तरह के जटिल उपकरण बनाता हूँ। इधर आइए, मैं आपको दिखाता हूँ। यह कहते हुए उसने एक खंभे के पास जाकर ताले के ऊपरी छल्ले को खंभे और अपनी गर्दन में पिरो लिया और उसे बंद करके ताले में चाबी डालकर उसे घुमा दिया। अब देखो, मैं अपनी गर्दन तक नहीं घुमा सकता। अब तो आपको विश्वास हुआ? अब मुझे आज़ाद करने के लिए बस चाबी उल्टी दिशा में घुमा दीजिए। परंतु महेश ने ऐसा कुछ नहीं किया, बस वहीं खड़ा खड़ा हंसता रहा। उसने चुपचाप बढ़ई के हाथ से चाबी ली और दुकान से बाहर चला गया। बढ़ई जाते हुए महेश पर चिल्लाने के सिवाय कुछ न कर सका। अरे दुष्ट, वापस आ जा, मुझे मुक्त कर दे।
परंतु उसकी चीख पुकार व्यर्थ थी। महेश ने उसे मूर्ख बना दिया। शाम को राजा को इस दूसरे अजनबी के बारे में पता चला, जिसने उसके चतुर बढ़ई को मूर्ख बना दिया था। अब उसे चिंता होने लगी। कौन थे ये लोग जो उसके राज्य के होशियार लोगों को मूर्ख साबित कर रहे थे? उसने उन्हें पकड़ने के प्रयास में वेश बदलकर नगर में घूमने का फैसला किया। घूमते घूमते जब वो नगर के द्वार पर पहुंचा तो उसने आमों के एक ढेर के साथ एक आदमी को खड़े देखा, जो ग्राहकों का इंतजार कर रहा था। फल विक्रेता ने सबसे सुनसान जगह चुनी थी, इसलिए राजा को उस पर शक हुआ। तुम अपने फल यहाँ क्यों बेच रहे हो? उसने पूछा। फल विक्रेता कोई और नहीं उमेश था। उसने एक डरे हुए व्यक्ति के अंदाज में इधर उधर देखने का नाटक किया और फुसफुसाकर जवाब दिया, महोदय, मैंने सुना है कि कुछ चालाक ठग हमारे राज्य में घूम रहे हैं, जो हमें और हमारे चतुर राजा को ठगना चाहते हैं। मैंने यह भी सुना है कि एक ठग इसी रास्ते से गुजरेगा, इसलिए इस उम्मीद में कि उसे पकड़कर राजा के हवाले कर सकूं, मैं यहाँ इंतजार कर रहा है। राजा को आश्चर्य हुआ कि यह व्यक्ति चालाक ठगों के गिरोह के बारे में सब कुछ जानता है। क्या तुमने उसे पहले कभी देखा है? हाँ जनाब, मैं उस गिरोह को जानता हूँ। आज जो शख्स आने वाला है, वो उनका मुखिया है। वो देखने में कैसा लगता है? वो लंबा, तगड़ा और बेहद निर्दयी है। क्या कोई ऐसा उपाय है कि मैं भी उसे देख सकूं? राजा ने उत्साहित होकर पूछा। जनाब, सबसे अच्छा तरीका है, आप कहीं छिप जाएं। जैसे ही वो आता दिखाई देगा, मैं सीटी बजाऊंगा और तब आप उसे देख सकेंगे। अब उस जगह पर न तो कोई पेड़ था और न कोई टीला जिसके पीछे राजा छिप सके। तब उस फल विक्रेता ने राजा को एक बोरी दिखाई। जनाब, आप इसमें छिप जाइए, उसने सुझाव दिया। मैं आपको अपने साथ ही रखूंगा। कोई भी यही समझेगा कि यह आमों से भरी बोरी है। राजा सहमत हो गया और बोरी में घुस गया। फुर्ती दिखाते हुए उमेश ने उस बोरी का मुंह बांध दिया और हंसते हुए चला गया। जल्द ही राजा समझ गया कि उसे मूर्ख बना दिया गया है, परंतु वो बोरी में बंद था और कुछ नहीं कर सकता था। कई घंटे बाद जब उसके सैनिक उसे ढूंढते हुए आए, तो बोरी में कशमकश करके और कुछ ध्वनि निकालकर वो उनका ध्यान आकर्षित करने में सफल रहा। जब उन्होंने उसे बोरी से आज़ाद किया तो वो बेहद शर्म महसूस कर रहा था। अब वो समझ गया था कि वो और उसके राज्य के लोग उतने चतुर नहीं थे जितनी वो डींग हाँका करता था। उसने अपनी गलती महसूस की। राजा का पुराना शिक्षक दरबार में आया और उसने बताया कि उसके 3 शिष्यों ने कैसे सबको मूर्ख बनाया था। हरीश, महेश और उमेश ने अपने कृत्यों के लिए माफ़ी मांगी और राजा ने अपना राज्य बुद्धिमानी और विनम्रता से चलाने का वादा किया।